हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चहेते प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर में। आप सभी की बहुत डिमांड थी कि सर सारथी और टारगेट सेमेस्टर का जो साथ है वो पिछले 4 सेमेस्टर्स में बहुत शानदार तरीके से रहा और हम सभी ने उसका इम्पैक्ट अपने रिजल्ट में देखा। सर 5वें सेमेस्टर में भी हमारा साथ निभा दीजिए। हमने सारथी नहीं ज्वाइन किया है, हम टारगेट सेमेस्टर यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, हमारा भी कुछ ध्यान रखा जाए तो क्यों नहीं, आपका भी ध्यान रखा जाएगा। और इसीलिए ये क्लास लाइव तो नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि लाइव वाली फील देके आपको ये क्लास प्रोवाइड की जाए। ऐसा लगे आपको कि हाँ, जो सर पढ़ा रहे हैं वो हमसे इंटरेक्ट करके पढ़ा रहे हैं। लाइव का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट से इंटरेक्शन करके टीचर पढ़ाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपसे इंटरेक्ट करके ही पढ़ाऊं। भले ही आप अभी लाइव में नहीं है, आपके चैट्स में नहीं देख सकता हूं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि आपको ऐसा लगे कि सर लाइव पढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज, आपको कल एक वीडियो दिया गया था लाइव क्लास में, आई थिंक 1 घंटे 8-10 मिनट की एक लाइव क्लास कल प्रोवाइड की गई थी आपको। उसको सभी ने फॉलो किया है कि नहीं, उसको सभी ने देखा है कि नहीं? उसमें लगभग 70 क्वेश्चन या 65 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। और दूसरी चीज, आज हम जो आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करने वाले हैं, बस कल का देख लेना, आज का देख लेना और पीवाईक्यू देख लेना। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारथी का प्रीमियम कंटेंट है जो केवल सारथी के स्टूडेंट्स को दिया जाता है। वो आपको दिया जा रहा है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। हालांकि सारथी के बच्चे कुछ अपोज करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सारथी वाले स्टूडेंट्स आपको ये सारे पीडीएफ पहले बहुत पहले सॉल्व कराए जा चुके हैं और आपको याद भी हो गया होगा सारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर। ध्यान से, ये हमने कल सॉल्व किया था पहले चैप्टर का, इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर का। आज हम सॉल्व करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का एमसीक्यू। सेकंड चैप्टर है आपका, एक एक चैप्टर का हम कंप्लीट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर, प्राथमिकता वाले शेयर धारक होते हैं। तो प्राथमिकता वाले शेयर नहीं कहते, इसको हम पूर्वाधिकारी शेयर धारक कहते हैं। पूर्वाधिकारक जो शेयर धारक होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड फ्रॉम आउट ऑफ। प्रतिदेय वरीयता शेयरों को इनमें से किससे इनका भुगतान किया जा सकता है? तो अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन की बात करें तो रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स का डिविजिबल प्रॉफिट से भी हो सकता है, या फिर नया शेयर्स इशू करके भी कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकती है। तो दोनों ही तरीके हैं, बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही तरीके आपके हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यानी CRR कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ। जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है वो किससे बनाया जा सकता है? तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट से बनाया जा सकता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, विभाज्य लाभ से बनाया जा सकता है। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अकाउंटिंग की चीजें हैं, इसमें कुछ समझाना नहीं है, इसमें आपको चीजें रट लेनी है कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट से बन सकता है, सीधे सीधे आपको रट लेना है। जहां अंडरस्टैंडिंग की बात होगी वहां पे मैं आपको समझाऊंगा भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मस्ट बी डेबिटेड अगेंस्ट। जो प्रीमियम हमको पे करना है प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन पे, उसको हम कहां से एडजस्ट करेंगे? तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भी बैलेंस यूज कर लेते हैं और हम प्रॉफिट का भी बैलेंस यूज कर लेते हैं। तो बहुत ए एंड बी, ये दोनों के दोनों हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। पूर्वाधिकारी अंशों को का भुगतान किया जा सकता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन प्रीमियम पे भी हो सकता है, पार पे भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट पे नहीं हो सकता है। कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो ये कहे कि प्रेफरेंस शेयर्स को डिस्काउंट पे रिडीम किया जा सकता है। हाँ, पार पे मैं एग्री हूं, प्रीमियम पे एग्री हूं, लेकिन पता नहीं कैसे ये डिस्काउंट वाला भी ऑप्शन दे दिया है और ऑल ऑफ दीज वाला भी ऑप्शन दे दिया है। क्यों दिया? क्योंकि पुराना जो आपका कंपनीज एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956, उसमें ये पॉसिबल था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज टू क्रिएट। पूंजी आरक्षित का उपयोग डैश बनाने के लिए किया जा सकता है। सो कैपिटल रिजर्व कैन बी क्रिएटेड, किस चीज के लिए हम कैपिटल रिजर्व को क्रिएट कर सकते हैं, किस चीज के यूज के लिए? तो पहला है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तीसरा है जनरल रिजर्व। ध्यान से समझिएगा, कैपिटल रिजर्व का यूज हम कहां करेंगे? तो कैपिटल रिजर्व का यूज हम बड़े ही सिलेक्टेड जगह पे करते हैं। जैसे आपके सिलेबस के हिसाब से बताएं तो कैपिटल रिजर्व का यूज हम बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए कर सकते हैं, बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए यूज कर सकते हैं, बाकी और किसी के लिए यूज
नहीं कर सकती। और भी इसके पर्पजेज हैं, लेकिन आप बोनस शेयर्स याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज टू क्रिएट, तो ये जनरल रिजर्व वगैरह या प्रीमियम एंड रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इन सभी को क्रिएट करने के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व को। अगला, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इज अलाउड फ्रॉम, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में हम किस अकाउंट से ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी किस अकाउंट का पैसा हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं, CRR में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो है आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड। याद रखिएगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, श्रमिक मुआवजा निधि, इसका जो पैसा होता है ये हम चाहें तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अ कंपनी कैन रिडीम इट्स पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स इफ एट एनी टाइम एट इट्स ओन विल ऑन शेयर होल्डर्स डिमांड। ध्यान से, पहली चीज मैं आपको बहुत पहले बताया हूं कि जब भी कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना है या प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, तो कंपनी को पहले ये एश्योरेंस देना पड़ेगा कि कंपनी का जो शेयर है वो फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप शेयर्स के लिए ही डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकते हैं, और फुल्ली पेड अप शेयर्स के लिए ही आपके प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो सकते हैं। अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं है तो रिडम्पशन भी नहीं हो सकता है। तो नन ऑफ दीज, हो ही नहीं सकता भाई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कैन बी मेड, पूंजी मोचन आरक्षित खाता बनाया जा सकता है। तो जो आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट है वो जनरल रिजर्व से हम बना सकते हैं, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है? ये एक ऐसा रिजर्व है जो कैपिटल को रिडीम करने के लिए यूज किया जाएगा। कैपिटल को रिडीम करने का मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा हमें लौटाना है। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल, उनका पैसा एक समय के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद शेयर होल्डर्स को लौटाना होता है। सो प्रेफरेंस शेयर्स का जो पैसा हमें लौटाना है उसके लिए हम अलग से खाता बनाते हैं, उसका नाम है CRR यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और इसमें हम कुछ बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। बैलेंस कहां से ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जनरल रिजर्व से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल रिजर्व। ठीक है, सामान्य रिजर्व से ट्रांसफर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अ कंपनी कैन रिडीम, अ कंपनी रिडीम कर सकती है प्रेफरेंस शेयर्स को ओनली व्हेन दे आर फुल्ली पेड अप। मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम तभी करेगी जब प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप होंगे। अगर हमारे प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं है तो उनका रिडम्पशन भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो केवल पूर्ण भुगतान वाले वरीयता शेयरों का ही जो रिडम्पशन है वो पॉसिबल हो सकता है, बाकी का नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, ये एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? S Limited redeems its 40,000 redeemable preference shares, 10 each at par. For this purpose, if issued 24,000 equity shares of 10 each at 10% premium, how much money can be used to redeem preference shares? क्या कहा जा रहा है कि एक कंपनी है S Limited, उसको अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है। उसके लिए उसने फ्रेश इशू किया है शेयर्स का। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है, CRR के बैलेंस से कर लो, जनरल रिजर्व का पैसा CRR में ट्रांसफर करो, वहां से कर लो, प्रॉफिट से कर लो, अगर नहीं है तो फ्रेश इशू करो, शेयर्स को नया शेयर जारी करो, उससे जो पैसा आता है उससे आप प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर लीजिए। तो यहाँ पे वही बोला गया कि हमने शेयर्स जो है हमारे प्रेफरेंस वाले पूर्वाधिकार जो है उसको रिडीम करने से पहले हमने उसके लिए पैसा इकट्ठा किया। कैसे इकट्ठा करेंगे पैसा? हमने फ्रेश इशू किया शेयर्स का, हमने मार्केट में कुछ शेयर्स जारी किए और उसको उससे हमने पैसा कलेक्ट किया। पूछा गया है कि मान लीजिए हमने 24,000 के इक्विटी शेयर्स, 24,000 इक्विटी शेयर्स जारी किए, 10 रुपए एक इक्विटी शेयर का प्राइस है, फेस वैल्यू है, और ये 10 रुपए के प्रीमियम पे जारी हुआ है, 10% के प्रीमियम पे जारी हुआ है, यानी 24,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपए इसकी फेस वैल्यू है और 10% के प्रीमियम पे यानी 11 रुपए। 24,000 के शेयर्स 11 रुपए में इशू किए गए हैं। इशू प्राइस 11 रुपए, लेकिन ध्यान से हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा हम प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तब वहां पे यूज कर सकते हैं। ये क्लॉज मैंने आपको पहले ही बताया था, कल क्लास में मैंने आपको बताया था। तो पूछा गया कि कितना पैसा यूज कर सकती है कंपनी, तो भाई कंपनी बस जो एक्चुअल शेयर कैपिटल का पैसा है यानी 24,000 के शेयर्स हैं, 10 रुपए की फेस वैल्यू है,
तो ये हमारी फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू पे जो हमको पैसा प्राप्त होगा 24,000 इक्विटी शेयर्स को इशू करके, उसी को हम यूज कर सकते हैं। यानी हम टोटल 2,40,000 का जो पैसा है वो हम यूज कर सकते हैं। किसके लिए यूज करेंगे? हम प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के लिए यूज करेंगे। अच्छा, वो 1 रुपये यूज क्यों नहीं कर रहे हैं हम? 1 रुपया नहीं है, वो 24,000 रुपए है। 24,000 गुणे कितना होगा? 24,000 होगा। तो 24,000 क्यों यूज नहीं कर रहे हैं हम? क्यों? क्योंकि ये एसपीआर का पैसा है भाई, और एसपीआर का पैसा हम प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के लिए यूज नहीं करते हैं, प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हैं तब यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इन चीजों को याद रखिएगा, एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन घुमा के आ सकता है। अगला, विच मेथड इज लीगली एक्सेप्टेड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? कौन सा मेथड है जिसको कानूनी तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के लिए? तो मैंने आपको पहले बताया कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है तो आप इक्विटी शेयर्स का इशू कर लीजिए, ये एक सही तरीका है। डिबेंचर्स जारी करके कभी भी कोई प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम नहीं हो सकते हैं। पब्लिक डिपॉजिट लेके प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम नहीं हो सकते हैं। अपने कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स को बेच के प्रेफरेंस शेयर्स आप रिडीम नहीं कर सकते हैं। क्या क्या तरीके हैं प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने के? या तो प्रॉफिट से कर लो, प्रॉफिट हुआ है कंपनी में बचा के रख लो, सीआरआर में ट्रांसफर कर दो, वहां से कर लो। या फिर अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो नए शेयर्स इशू करो, भाई पैसा नहीं है कंपनी के पास, उन नए शेयर से जो पैसा आ रहा है उसको आप रिडम्पशन में यूज कर सकते हैं। लेकिन कंपनी की संपत्ति मत बेचिएगा रिडम्पशन के लिए, प्रेफरेंस शेयर्स के। कंपनी में पब्लिक डिपॉजिट मत लीजिए, भाई पब्लिक से तुम पैसा ले रहे हो किसी और का पैसा लौटाने के लिए, तो तुम पैसा किस लिए ले रहे हो पब्लिक का? तुम तो पब्लिक के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो। इशू ऑफ डिबेंचर्स, भाई डिबेंचर्स, कंपनी लोन लेके किसी का पैसा लौटाएगी, मतलब पहले से प्रेफरेंस शेयर भी एक तरह का लोन ही है। वैसे होता नहीं है लोन, लेकिन वो भी लोन ही है। क्यों? क्योंकि भाई पैसा जो लौटाना वो हमारे लिए लोन ही है, हमारी लाइबिलिटी है। तो तुम कोई एक नई लाइबिलिटी लेके दूसरी लाइबिलिटी चुका रहे हो तो ये भी परमिटेड नहीं है कंपनी एक्ट में। परमिटेड क्या है? आप नए इक्विटी शेयर इशू करिए और उससे जो पैसा आता है उसको आप प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन में लगा सकते हैं। अगला, अ कंपनी कैन नॉट इशू सच प्रेफरेंस शेयर्स विच आर रिडीमेबल आफ्टर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। कोई कंपनी ऐसे शेयर्स नहीं जारी कर सकती है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स यानी ऐसे पूर्वाधिकारी अंश नहीं जारी कर सकती है जिसका मैच्योरिटी पीरियड 10 साल से अधिक हो। मैक्सिमम 10 इयर्स तक की मैच्योरिटी पीरियड वाले प्रेफरेंस शेयर्स को जारी किया जा सकता है, ध्यान से। और एक चीज और याद रखिएगा कि अगर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, कौन सी कंपनी है? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मैक्सिमम 20 साल तक के लिए शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकती है। नॉर्मल कंपनी 10 साल, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 20 साल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन बी यूटिलाइज फॉर। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व किसके लिए यूज कर सकते हैं? तो भाई लॉसेस के लिए यूज कर सकते हैं, लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सारे दोनों ही यूजेस हैं आपके पूंजी मोचन आरक्षित का, यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15, बस 14 क्वेश्चन ही थे, कोई बात नहीं। ये 14 क्वेश्चन थे हमारे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के। अब हम आगे डिस्कस करेंगे डिबेंचर्स के इशू और डिबेंचर्स के रिडम्पशन के क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा मैं दूसरा पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ। चलिए सो स्टार्ट करते हैं इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन। डिबेंचर का इशू कैसे होता है और डिबेंचर का रिडम्पशन कैसे होता है, इसके क्या प्रोविजंस हैं, कैसे कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करती है, सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। सुनिए, डिबेंचर्स विच आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी आर, ऐसे डिबेंचर्स जो केवल डिलीवरी के द्वारा ट्रांसफर किए जा सकते हैं, मतलब उनका रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है, डिबेंचर आज मेरे हाथ में है तो मेरा है, कल मैंने आपको दे दिया तो आपका हो गया। अब जैसे क्या होता है ना, जो डिबेंचर्स होते हैं उनकी रजिस्ट्री होती है कंपनीज में, लेकिन प्रोवाइडेड वो डिबेंचर्स रजिस्टर्ड होने चाहिए। डिबेंचर अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि जिन डिबेंचर्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं बाय मेयर डिलीवरी, मतलब हमने डिबेंचर लिया था, हमने आपके हाथ में दे दिया तो आप मालिक हो गए, तो इस तरह के डिबेंचर्स को हम क्या कहते हैं? तो इस तरह के डिबेंचर्स को हम बियरर डिबेंचर कहते हैं। क्या कहते हैं इस तरह के डिबेंचर्स को? हम बियरर डिबेंचर, जिसपे जो मालिक होता है डिबेंचर का, जो डिबेंचर होल्डर होता है, उसका नाम नहीं लिखा होता है। दूसरी तरफ इसका उल्टा होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर। ये ऐसा डिबेंचर है जिसपे कंपनी में जो डिबेंचर होल्डर है उसका मालिक का नाम लिखा गया है डिबेंचर सर्टिफिकेट पे भी, और डिबेंचर का जो इंडेक्स बनाई है कंपनी, इंडेक्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, उस पे भी उस डिबेंचर होल्डर का नाम लिखा गया है। यानी इसकी रजिस्ट्री होती है, इसकी रजिस्ट्री नहीं होती है। यानी बिना पंजीयन का जो डिबेंचर है, ऋण पत्र है, उसे हम कहेंगे बियरर डिबेंचर, यानी वाहक डिबेंचर, वाहक ऋण पत्र, और इसको हम केवल डिलीवरी से हस्तांतरण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिबेंचर होल्डर्स आर, कंपनी के जो ऋण पत्र धारक होते हैं वो क्या होते हैं? तो कंपनी के ऋण पत्र धारक कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, कंपनी के लेनदार होते हैं। यानी ये वो लोग होते हैं
जो हमारी कंपनी से पैसा लेंगे बाद में, जैसे हमने कंपनी है, हमने डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया, तो वो पैसा हमें लौटाना भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि वो डिबेंचर होल्डर ने जो पैसा दिया है वो लोन है, कंपनी के ऊपर एक कर्जा है। बिकॉज डिबेंचर इज अ डेट एक्नॉलेजिंग सिक्योरिटी, एक ऐसी सिक्योरिटी, एक ऐसी प्रतिभूति है जिसमें कंपनी स्वयं स्वीकार करती है कि मैं लोगों से कर्जा ले रही हूं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स होते हैं डिबेंचर होल्डर्स। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है एग्जामिनर का, पूछता है इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, तो भाई ओनर होते हैं। डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं, तो क्रेडिटर्स होते हैं, याद रखिएगा। अगला, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज, जो हमने डिस्काउंट दिया है अपने डिबेंचर्स के इशू पे, उस डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं? सो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हमारी कंपनी के लिए एक फिक्टिशियस एसेट होता है, यानी एक काल्पनिक संपत्ति होती है। क्या होती है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। मान लीजिए कोई डिबेंचर 10 रुपए का है, हमने उसको 8 रुपए में जारी किया, तो 2 रुपए का हम डिस्काउंट दे रहे हैं ना, ये इसको हम कहते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। और ये हमारी कंपनी के बैलेंस शीट के एसेट साइड में फिक्टिशियस एसेट के तौर पे दिखाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिक्टिशियस एसेट होता है, ये कंपनी के लिए काल्पनिक संपत्ति होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स वर्थ 28,80,000. It issued debentures of 100 each at a discount of 4% in full satisfaction of the purchase consideration. The number of debentures issued to the vendor is, ध्यान से, मैंने कल भी आपको ये न्यूमेरिकल बताया था, लेकिन वो शेयर का था। कुछ नहीं करना है, पहले देखना है कि हमने कितने की वैल्यू की संपत्ति खरीदी है। ठीक है, उसको देख लीजिए। उसके बाद देखिए क्या हमने उसके बदले में कुछ कैश दिया है, नहीं दिया है, तो क्या दे रहे हैं बदले में? या तो शेयर देंगे या तो डिबेंचर देंगे। दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। यहाँ पे डिबेंचर इशू हो रहा है कैश के लिए नहीं, हमने वेंडर से एसेट खरीदा उसकी भरपाई करने के लिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ध्यान से समझिएगा। 28,80,000 के डिबेंचर्स है हमारे पास, सॉरी 28,80,000 के हमने एसेट्स खरीदे हैं, तो एसेट की वैल्यू हो गई। अच्छा, कितना डिबेंचर हम इशू करने वाले हैं ये हमें पता नहीं, हमको निकालना है कि कितना डिबेंचर हमें इशू करना पड़ेगा। अच्छा, कितने रुपए के करने वाले हैं? इशू प्राइस क्या है? इशू प्राइस निकालिए भाई, 100 रुपए का डिबेंचर है, लेकिन डिस्काउंट 4 रुपए का हम दे रहे हैं, 4% का दे रहे हैं। 4% मतलब 100 का 4% कितना हुआ? 4 ही रुपया हुआ, तो हम 4% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी हम 96 रुपीज में इन डिबेंचर्स को इशू करेंगे। कितने रुपए में? 96 रुपीज में इन डिबेंचर्स को हम इशू करेंगे। तो टोटल हम कितना डिबेंचर इशू करेंगे, तो डिवाइड करिए, कितना आंसर आएगा? 9 3 जा 27, चलिए दिखाते हैं। 96 इंटू 3, 6 3 जा 18 एंड 9 3 जा 27 और 1 28, यानी हो जाएगा 288। तो मतलब 3 टाइम्स में जा रहा है ये, 3 टाइम्स में जा रहा है ये। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो को काट देते हैं, तो बचा कितना? 1 2 3, 28,80,000 है ना, 3 1 4, 30,000 डिबेंचर्स हमें इशू करने पड़ेंगे। कितने डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे हमें? 30,000 डिबेंचर्स हमें इशू करने पड़ेंगे। हमें टोटल 30,000 डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा जो वेंडर है उसका भरपाई हो पाएगा। याद रखिएगा, कुछ नहीं करना, इसमें न्यूमेरिकल है, बस छोटा सा कैलकुलेशन करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे 30,000 डिबेंचर्स, ये संख्या है डिबेंचर्स की। फॉर्मूला एक बार मैं लिखवा दे रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड, ऋणपत्रों की संख्या जो हमें जारी करनी पड़ेगी, इज इक्वल्स टू एसेट की प्राइस, एसेट की वैल्यू कितनी है, अपॉन इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर कितना है। इससे हमको पता चलेगा कितने डिबेंचर्स हमें जारी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एसेट की वैल्यू कितनी थी? 28,80,000, यही थी ना एसेट की वैल्यू, 28,80,000। ठीक है, 80,000 अपॉन 90, तो भाई 90 से हम काटेंगे, सॉरी 90 से हम काटेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा, तो ये 3 हो गया, और बचा कितना जीरो? 1 2 3 4, तो 30,000 जाएगा। ये जीरो नहीं कटेगा, ठीक है, ये 90 से हम काट रहे थे ना इसको, तो 90 नहीं था, 96 था। ठीक है, तो 96 में जब हम 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देन वी विल गेट दैट 288 विल बी डिवाइडेड सक्सेसफुली बाय 3 टाइम्स, एंड हियर द नंबर ऑफ डिबेंचर्स दैट यू हैव टू इशू इज 30,000। आपको 30,000 डिबेंचर्स यानी 30,000 ऋण पत्र उस वेंडर को जारी करने पड़ेंगे जिससे आपने 28,80,000 की संपत्ति खरीदी। ठीक है, बस सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज,
अगर हम डिबेंचर के रिडम्पशन पे प्रीमियम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, डिबेंचर के रिडम्पशन पे प्रीमियम दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने डिबेंचर इशू तो किया था 100 रुपए में, लेकिन जब हम उसका पैसा लौटा रहे हैं तो 100 रुपया नहीं, हम उसको 120 रुपया दे रहे हैं। तो ये जो हम 20 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो कंपनी के लिए क्या है, तो भाई देना है पैसा, तो कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी है। क्या है, कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी है, दायित्व है। अगला क्वेश्चन, डिबेंचर्स ऑफ ₹4,25,000 आर इशूड अगेंस्ट द परचेज एसेट्स ऑफ ₹4,50,000। इन दिस केस 25,000 विल बी सपोज टू बी। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है। कहा गया है कि हमने 4,25,000 के डिबेंचर्स जारी किए, ठीक है, अगेंस्ट द परचेज ऑफ एसेट्स ऑफ 4,50,000, यानी हमने 4,50,000 का एसेट खरीदा, लेकिन बदले में हमें 4,25,000 रुपए ही दिए। अच्छा, रुपए नहीं दिए, 4,25,000 रुपए के डिबेंचर्स दिए। क्या दिए, 4,25,000 रुपए के डिबेंचर्स यानी ऋण पत्र दिए। तो ये जो 25,000 का गैप आ रहा है 4.5 लाख में और 4,25,000 में, ये 25,000 का गैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कैपिटल रिजर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रखिएगा, जब हमने डिबेंचर या फिर शेयर कम जारी किया और एसेट की वैल्यू ज्यादा है, तो द बैलेंस इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व, यानी हमने कैपिटल प्रॉफिट कमाया है। हमने क्या कमाया है, कैपिटल प्रॉफिट कमाया है, और दैट्स वाई कैपिटल प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। और यहाँ पे हम एक अलग से खाता खोलते हैं, कैपिटल रिजर्व यानी कि पूंजी आरक्षित खाता, याद रखिएगा। अच्छा, मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने एसेट खरीदा 4,30,000 का, लेकिन हमने उसको भुगतान किया 4,50,000 का, यानी हमने एक्स्ट्रा पैसा दिया। तो हमने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा ना, वो गुडविल का पैसा होगा। जब हम एसेट कम वैल्यू का खरीदें और ज्यादा पैसा दें, तो जो डिफरेंस अमाउंट है यहाँ पे, जो 20,000 है, जो डिफरेंस अमाउंट है, वो क्या है, वो गुडविल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने उस गुडविल, बिजनेस की गुडविल भी खरीदी है। तो 20,000 रुपए जो हम दे रहे हैं ना, वो एक्स्ट्रा, वो ऐसे फ्री फोकट का नहीं दे रहे हैं, उस बिजनेस की गुडविल का कंसिडरेशन है वो, ठीक है, यानी वो ख्याति का पैसा आप दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इफ डिबेंचर्स ऑफ 1,000 परचेज्ड फॉर 980 बाय द कंपनी, द डिफरेंस ऑफ 20 विल बी अज्यूम्ड टू बी। अगर हम डिबेंचर्स खरीदे हैं 1,000 रुपए के, डिबेंचर्स 980 में खरीद लिए हैं। भाई डिबेंचर था 1,000 रुपए का, हमने खरीद लिया 980 रुपए में, तो ये जो 20 रुपया हुआ, ये 20 रुपया हमारा फायदा हुआ। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। याद रखिएगा, डिबेंचर कभी कभी कंपनी बाईबैक भी कर लेती है, जैसे शेयर्स का बाईबैक होता है ना, वैसे डिबेंचर का बाईबैक होता है। मतलब डिबेंचर के बाईबैक का मतलब क्या है, भाई डिबेंचर कंपनी खरीद ले रही है डिबेंचर होल्डर से, करिए बेटा देखो तुमको हमने डिबेंचर इशू किया था, अब तुमको डिबेंचर बेचना है क्या, पूछेगी डिबेंचर होल्डर से, और डिबेंचर होल्डर का हाँ भाई बेचना है, तो कंपनी खरीद लेगी। अगर कंपनी का जो डिबेंचर जब वो जारी की थी तो 1,000 रुपये उसकी वैल्यू थी, लेकिन जब वो खरीद रही थी 980 में खरीद रही है, तो 20 रुपये जो उसके बेनिफिट हो रहे हैं, जो प्रॉफिट हो रहे हैं, उसको हम कहेंगे प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के मोशन पर लाभ। अगला क्वेश्चन, डिबेंचर इज द पार्ट ऑफ, डिबेंचर किसका हिस्सा है भाई, तो डिबेंचर हमारे कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी में भी कौन सी लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है हमारे लिए। तो डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ लोन या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो भी कह लीजिए। अगला क्वेश्चन, द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज, डिबेंचर पर ब्याज है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो होता है वो सर्टेन रेट पे होता है, मतलब जो कंपनी होती है वो डिसाइड करती है खुद कि भाई देखिए हम 10% लेंगे, 12% लेंगे, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट होता है वो सर्टेन रेट से होता है, वो कंपनी खुद डिसाइड करती है, उसका निश्चित दर होता है। अगला क्वेश्चन, द कंसीडरेशन ऑफ डिबेंचर इज, डिबेंचर का कंसीडरेशन क्या है, यानी डिबेंचर जब हम इशू करते हैं तो जिस व्यक्ति को डिबेंचर मिल रहा है वो डिबेंचर के बदले में उसको क्या मिलता है। जैसे मान लीजिए हमने डिबेंचर में पैसा लगाया, हमने कंपनी को 10,000 रुपया दिया, कंपनी में बदले में हमें डिबेंचर दिया, तो हमको वो कागज मिल गया, डिबेंचर सर्टिफिकेट। भाई उस डिबेंचर सर्टिफिकेट के बदले कुछ तो मिलना चाहिए हमें, तो हमें मिलता है इंटरेस्ट। क्या मिलता है, इंटरेस्ट। याद रखिएगा, जब आप शेयर खरीदते हैं कंपनी में तो आपको डिविडेंड मिलता है, लाभ का हिस्सा, लाभांश मिलता है, लाभ का अंश मिलता है। और जब आप डिबेंचर खरीदते हैं तो आपको कंपनी में ब्याज मिलता है। और ये भी याद रखिएगा कि जो ब्याज होता है, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कंपनी में प्रॉफिट हो या ना हो,
आपको डिबेंचर पे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, बट डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड तभी दिया जाएगा, लाभांश तभी दिया जाएगा जब कंपनी में प्रॉफिट होगा। लॉसेस के केस में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किए जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो होता है ये डिबेंचर के लिए कंसीडरेशन होता है, डिबेंचर होल्डर के लिए कंसीडरेशन होता है। डिबेंचर होल्डर ने जो पैसा लगाया उसके बदले में वो इंटरेस्ट कमाता है। अगला क्वेश्चन, अ कंपनी इशूड 1 लाख डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज। पूछा कि कंपनी है वो 1 लाख डिबेंचर्स इशू करती है और एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपए है, और इस डिबेंचर पे हम 12% का इंटरेस्ट रेट, क्योंकि भाई डिबेंचर के पहले जो अमाउंट लिखा है ना 12%, दिस इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। क्या है? यही तो डिबेंचर के इंटरेस्ट है, ये तो डिबेंचर का ब्याज है। तो पूछे कि भाई डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना होगा, तो देखो कितना हमारा डिबेंचर का प्राइस हो रहा है, 1 लाख डिबेंचर हमने जारी किया और डिबेंचर हमारा, एक डिबेंचर का प्राइस हमारा 100 रुपए, यानी हमने कितना का जारी किया, 1 करोड़ का डिबेंचर हो गया ना, 100 लाख यानी 1 करोड़ का। अब 1 करोड़ का 12% निकालो, कितना होगा, 12 लाख। सो 12 लाख विल बी योर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कुछ नहीं करना है, डिबेंचर की वैल्यू निकालो, डिबेंचर का संख्या, डिबेंचर के नंबर्स इनटू अमाउंट, वैल्यू ऑफ डिबेंचर, जितने रुपए में आपने एक डिबेंचर को जारी किया है, तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट टोटल अमाउंट जो आप डिबेंचर पे लेने वाले हैं। जो टोटल अमाउंट आप डिबेंचर पे लेने वाले हैं उससे आप इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करिए, तो फिर आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकल जाएगा। सिंपल लॉजिक। 1 करोड़ का 12%, 12 लाख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, by what percentage of amount of debenture the debenture redemption fund will be raised before redemption। ध्यान से, हमारे देश में एक बॉडी बैठी हुई है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम है हमारे देश की कंपनीज, जो लिस्टेड कंपनीज हैं या फिर ऐसी कंपनी जो कोई सिक्योरिटी इशू कर रही है, शेयर इशू कर रही है, डिबेंचर इशू कर रही है, बॉन्ड इशू कर रही है, डेरिवेटिव इशू कर रही है, किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी इशू कर रही है, उस पर मॉनिटरिंग करना, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी करना। तो सेबी ने गाइडलाइन जारी किया है कि जब भी कोई कंपनी डिबेंचर रिडीम करेगी तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड कितना वो इकट्ठा करेगी बिफोर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी डिबेंचर रिडेम्पशन से पहले उसको कितना पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो डिबेंचर का 100%, यानी जितना डिबेंचर का पैसा आपको लौटाना है पूरा का पूरा पैसा आपको डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में इकट्ठा करना पड़ेगा, तो 100% हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज। जो प्रीमियम मिलता है हमें डिबेंचर के रिडेम्पशन पे, किसको मिलता है भाई? मिलता तो है हमारे डिबेंचर होल्डर साहब को, देता कौन है? कंपनी। तो कंपनी दे रही है तो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, डिबेंचर होल्डर को मिल रहा है तो डिबेंचर होल्डर के लिए इनकम है। एंड यू नो नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्योंकि ये हमारी कंपनी के लिए खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा और हमारे डिबेंचर होल्डर के लिए इनकम है, दैट्स व्हाई इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एक नाम मात्र खाता होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। अगला क्वेश्चन, सिंकिंग फंड ऑलवेज शोज। जो आपका सिंकिंग फंड होता है वो हमेशा कौन सा बैलेंस शो करता है? तो सिंकिंग फंड हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। कौन सा बैलेंस शो करता है? क्रेडिट बैलेंस शो करता है। कौन सा फंड की बात हो रही है? सिंकिंग फंड की बात हो रही है। अगला, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट ऑलवेज शोज। जो सिंकिंग फंड का पैसा, सिंकिंग फंड क्या है? सीधी सीधी बात, जो पैसा हम डिबेंचर्स के रिडेम्पशन के लिए रख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड में जो हम पैसा रखते हैं उसको हम इन्वेस्ट भी करते हैं, जिसको हम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो सिंकिंग फंड का जो बैलेंस होगा हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, लेकिन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का जो बैलेंस होगा हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। याद रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों का कंफ्यूजन होता है। सिंकिंग फंड का बैलेंस कैसा होता है? तो सिंकिंग फंड का बैलेंस क्रेडिट होता है, लेकिन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट होता है। क्यों? क्योंकि सिंकिंग फंड हमारे लिए प्रोविजन है। प्रोविजन है मतलब, अब प्रोविजन आपने पढ़ा होगा क्लास 11th के अकाउंट्स में। प्रोविजन क्या होता है? जो हम एक ऐसा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं जिस पैसे को हम यूज करने वाले हैं किसी ऐसे लाइबिलिटी के प्रति जो हमको पता है कि वो लाइबिलिटी डेफिनेटली अराइज होगी। तो अगर हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं किसी ऐसे नॉन लाइबिलिटी के, दिस इज कॉल्ड प्रोविजन। तो प्रोविजन जो होता है ना, उसका नेचर क्या होता है? तो भाई प्रोविजन का जो नेचर होता है वो होता है लाइबिलिटी का। किसका नेचर होता है? लाइबिलिटी का। और हमेशा याद रखिएगा, आपको तो पता भी होगा, अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो, कुछ तो हमारे सीए वाले स्टूडेंट्स भी हैं, तो जितने भी एसेट्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी, उनका बैलेंस हमेशा डेबिट आता है, और जितनी भी लाइबिलिटीज वाले खाते होते हैं, जितने भी दायित्व वाले खाते होते हैं, उनका हमेशा जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट आता है। अब क्योंकि एक प्रोविजन है सिंकिंग फंड तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, और क्योंकि एक एसेट है, इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट, तो इसका बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा। ठीक है,
तो ये होती है रीजनिंग एंड लॉजिक्स के साथ पढ़ाई करना। रटना तो बड़ा आसान है, बाकी सारे लोग आपके यूट्यूबर्स जो भी हैं वो बस ये बता दे रहे हैं कि इसका ऑप्शन ये सही है, इसका ऑप्शन बी सही है, इसका ऑप्शन सी सही है। क्यों सही है भाई बी वाला? कंसेप्ट तो बताओ, वो कौन बताएगा? तो इसीलिए आपका मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चे बड़े परेशान हैं। बच्चे कह रहे हैं सर देखिए कोई जरूरी तो नहीं है कि भाई क्वेश्चन आ जाए जो आप पढ़ा रहे हैं। हाँ भाई जरूरी नहीं है, लेकिन आज तक तो आया है। आज तक तो आप सभी लोग जानते हैं आता वही है जो टारगेट सेमेस्टर पे पढ़ाया जाता है। लेकिन फिर भी मान लीजिए एग्जामिनर ने अगर आपसे घुमा फिरा के उल्टा सीधा ऐसा वैसा क्वेश्चन पूछ ले तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू। जो इंटरेस्ट हमको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट पे मिलता है, क्या? जो इंटरेस्ट हमको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट पे मिलता है। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट यानी सिंकिंग फंड का पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया है, कहीं निवेश किया है, अब उस पर भाई निवेश करते हो तो ब्याज मिलता है, बदले में रिटर्न तो मिलता है। अब जो बदले में इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, उसको हम कहाँ लेके जाएं? तो उसको हम लेके जाते हैं सिंकिंग फंड अकाउंट में। कहाँ लेके जाते हैं? सिंकिंग फंड अकाउंट में। ठीक है, चलिए अगला। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज। डिबेंचर पे मान लीजिए आपको लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस मतलब भाई घाटा हो गया। आपने डिबेंचर जारी किया 100 रुपए का और आपने उसको रिडीम किया 110 रुपए में। तो जो 110 रुपए में आप जारी कर रहे हैं, जो 10 रुपए जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं रिडेम्पशन पे, दिस इज कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। और जो प्रीमियम हम देते हैं डिबेंचर के रिडेम्पशन पे, वो हमारी कंपनी के लिए एक लॉस होता है। हाँ होता तो लॉस है, लेकिन हम उसको मान के चलते हैं कि वो हमारे बिजनेस के लिए एक फिक्टिशियस एसेट है। क्या है? फिक्टिशियस एसेट यानी काल्पनिक संपत्ति है। देखिए एक तरह से एसेट के तौर पे तीर कहते हैं, हालांकि ये कोई एसेट है नहीं, वास्तविक एसेट नहीं, इट इज नॉट अ रियल एसेट। ये कोई वास्तविक एसेट नहीं है, काल्पनिक एसेट है, फिक्टिशियस एसेट है। चलिए, डिबेंचर होल्डर्स गेट। भाई डिबेंचर धारकों को क्या मिलता है? तो डिबेंचर होल्डर्स गेट फिक्स्ड इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर्स को एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। जैसे डिबेंचर होल्डर्स का जो भी जब डिबेंचर जारी किया जाएगा तो उसके सामने जो डिबेंचर का इंटरेस्ट लिखा होगा उसी इंटरेस्ट रेट से उन्हें हमेशा डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा। क्या शेयर होल्डर्स जो होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, क्या उनको डिविडेंड फिक्स रेट पे मिलता है? नहीं। तो किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड फिक्स रेट पे मिलता है, याद रखिएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड फिक्स रेट पे नहीं मिलता है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड फिक्स रेट पे मिलता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, अब देखिए कुछ कुछ सिमिलरिटी लग रही है कि नहीं? जैसे पूर्वाधिकारी अंश हैं, इनको भी डिविडेंड फिक्स रेट पे। डिबेंचर होल्डर ऋण पत्रधारी, इसको भी इंटरेस्ट जो मिल रहा है फिक्स रेट पे मिल रहा है, एकदम निश्चित ब्याज है उसका 12% 15% जो भी कंपनी डिसाइड कर रही है। तो थोड़ी सी सिमिलरिटी इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये दोनों कंपनी के ना अच्छे दिनों के साथी हैं, बुरे दिनों के साथी नहीं। वैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो कंपनी का मालिक ही माना जाता है, लेकिन बेनिफिट वाला मालिक है, ऐसा मालिक जो बेनिफिट बस लेना चाहता है कंपनी से। इक्विटी शेयर होल्डर तो खैर कंपनी के साथ हमेशा खड़ा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। आफ्टर रिडम्पशन ऑफ ऑल डिबेंचर्स द बैलेंस ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू। सभी डिबेंचर के मोचन के बाद डिबेंचर रिडम्पशन फंड खाते का शेष कहां स्थानांतरित किया जाता है? तो भाई जब सारे डिबेंचर्स रिडीम हो जाएंगे ना, उसके बाद भी अगर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में कोई बैलेंस बच रहा है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड में कोई बैलेंस बच रहा है, तो उसको हम जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि DRR जो होता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इसका बैलेंस अगर बचा है, कहां से बचेगा बैलेंस? भाई हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो है इसको सबसे पहले तो इससे क्या करेंगे? डिबेंचर को रिडीम करेंगे, डिबेंचर का पैसा लौटाएंगे। और इसके बाद भी, लौटाने के बाद भी पैसा अगर हमारे पास कुछ फंड बच गया, कुछ इसमें बैलेंस बच गया, तो इसको हम जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कहां ट्रांसफर करेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो सामान्य आरक्षित खाता में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगला, डिस्काउंट इन डिबेंचर्स शुड बी रिटन ऑफ इन। जो डिस्काउंट है डिबेंचर्स पे दिया जा रहा है उसको हम कैसे राइट ऑफ करते हैं? तो भाई जो डिस्काउंट हम डिबेंचर्स पे देते हैं उसको हम राइट ऑफ करते हैं इन द होल पीरियड ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर का जो मैच्योरिटी पीरियड है, डिबेंचर का जो लाइफ है, मैच्योरिटी पीरियड नहीं कहेंगे, डिबेंचर का जो लाइफ है उसकी पूरी जिंदगी में। भाई हर डिबेंचर का एक टाइम होता है। डिबेंचर भी मैक्सिमम 20 साल के लिए जारी हो सकता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के केस में 30 साल के लिए जारी हो सकता है, 30 ईयर्स के लिए। तो जो 30 ईयर्स या 20 ईयर्स का टाइम है, पूरे साल में, पूरे 20 ईयर्स में हम उसका जो डिस्काउंट का पैसा उसको धीरे धीरे करके बैलेंस शीट में राइट ऑफ करते करते जाते हैं।
इसका हो जाएगा टोटल पीरियड ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर की कुल अवधि में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को एडजस्ट किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। अगला, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज, सो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। ध्यान से समझिएगा, अगर कोई कंपनी अपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू कर रही है तो इसका प्रभाव कंपनी के प्रॉफिट पे पड़ता है। भाई ध्यान से समझिएगा, आप 100 रुपए का डिबेंचर 20 रुपए में इशू कर रहे हैं या 100 रुपए का डिबेंचर 80 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो वो जो 20 रुपए का बैलेंस है, 100 का डिबेंचर 80 में आप कर रहे हैं इशू, तो 20 रुपए जो आप छूट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो 20 रुपए आपको कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट पे सीधा आपका प्रभाव जाएगा। अच्छा, एक चीज और होती है, जो कंपनी डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करती है, अगर वो कंपनी अच्छी खासी है तो उस कंपनी का अच्छा गुडविल भी बनता है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास पैसे होंगे, कंपनी के पास प्रॉफिट होंगे, तभी तो वो डिबेंचर भी डिस्काउंट पे इशू कर रही है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि क्या डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकता है? बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं? कदाचित नहीं, बिल्कुल नहीं। शेयर्स कैन नॉट बी इशूड ऑन डिस्काउंट। कौन सा शेयर? नॉर्मल शेयर्स। बट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, बोनस शेयर्स हो सकते हैं, फॉरफिटेड शेयर्स री इशू हो रहे हैं, डिस्काउंट पे हो सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट इस बात के लिए सीधे सीधे मना कर देता है, ठीक है। चलिए अगला, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज, डिबेंचर अकाउंट जारी करने पर छूट क्या है? तो जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, जो हम डिबेंचर की इशू करने पे डिस्काउंट दे रहे हैं, वो रेवेन्यू लॉस नहीं है। पहली चीज, इट इज अ काइंड ऑफ कैपिटल लॉस, ये एक पूंजीगत हानि होती है। याद रखिएगा, डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर इज अ कैपिटल लॉस, एक पूंजीगत हानि होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 6000 डिबेंचर्स ऑफ 10 ईच वर रिडीम्ड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 20%, नंबर ऑफ इशूड शेयर्स विल बी। अब देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 6000 डिबेंचर्स हैं, 10 रुपए का एक डिबेंचर है, हमको इसको रिडीम करना है। तो 6000 डिबेंचर्स हैं, 10 रुपए का एक डिबेंचर है, हमको रिडीम करना है। तो रिडीम करेंगे कितना? रिडीम करेंगे तो कितना पैसा लगेगा हमको? 60,000, 60,000 रुपए चाहिए हमको रिडम्पशन के लिए। अब इसके लिए हम कर क्या रहे हैं? इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम नए शेयर्स को इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स को। कितने का इक्विटी शेयर भाई? 10 रुपए का है, लेकिन 12 रुपए के प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो हमें कितने इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, ये पूछा गया। ध्यान से समझिएगा, हमारे पास कंपनी में 6000 डिबेंचर्स हैं, एक डिबेंचर की कीमत 10 रुपए है। अब हमें इस सारे डिबेंचर्स का पैसा लौटाना है। अब डिबेंचर का पैसा लौटाना है तो दो तरीके हैं भाई, आउट ऑफ प्रॉफिट या फिर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट है नहीं, दिखा रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहा है। कह रहा है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स का हम फ्रेश इशू करेंगे, यानी हम नए इक्विटी शेयर्स जारी करेंगे और जारी करके हमको जो पैसा मिलेगा उसी को हम यूज करेंगे और हम डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे। अब देखिए कितना हमें इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको डिबेंचर रिडेम्पशन पे कितना खर्चा लगने वाला है। तो भाई 6000 टोटल डिबेंचर्स की संख्या है, एक डिबेंचर का प्राइस 10 रुपए है, तो 6000 डिबेंचर का प्राइस कितना हुआ? 60,000 रुपए। 6000 गुणे 10, अब 60,000 रुपए हमें चाहिए डिबेंचर्स के रिडेम्पशन के लिए। अब ये 60,000 रुपए के लिए हम क्या करेंगे? हम अपने कंपनी में इक्विटी शेयर्स, फ्रेश इक्विटी शेयर्स जारी कर रहे हैं। कितने का? 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए 20% का प्रीमियम, यानी 2 रुपए का प्रीमियम है। 10 रुपए का 20% कितना हुआ? 2 रुपया हुआ। तो 12 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो इशू प्राइस हमारा 12 रुपए हो गया। तो 12 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमको कितने इक्विटी शेयर्स जारी करने पड़ेंगे। तो हमको 5000 इक्विटी शेयर्स जारी करने पड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं? टोटल आपको डिबेंचर पे कितना रिडेम्पशन पे पैसा लगने वाला है, खर्चा लगने वाला है, डिवाइड कर दीजिए उसको। आप जो इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं उसका प्राइस कितना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स जो आपको इशू करने पड़ेंगे। तो कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे आपको? 5000 टोटल शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5000। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस बड़े ही कंसेप्चुअल हैं, यहाँ से बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये बस कंसेप्चुअल हैं, ट्रिकी हैं। ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आपके डेफिनेटली आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिबेंचर प्रीमियम शुड बी यूज्ड। डिबेंचर का जो प्रीमियम है वो कहाँ यूज किया जाएगा? तो डिबेंचर का जो प्रीमियम है वो कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज किया जाएगा। किसके लिए यूज किया जाएगा? कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज किया जाएगा। अच्छा, डिबेंचर के किस प्रीमियम की बात की जा रही है?
आप सभी को पता है डिबेंचर पार पे भी इशू हो सकता है, डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है और प्रीमियम पे भी इशू हो सकता है। मान लीजिए हमारी कंपनी ने जो हमारे डिबेंचर्स हैं उसको प्रीमियम पे इशू किया है। अगर डिबेंचर्स हमारे प्रीमियम पे इशू हुए हैं तो प्रीमियम का जो पैसा है उस प्रीमियम के पैसे को हम कहाँ यूज करेंगे? तो कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, पूंजीगत हानि को खत्म करने के लिए यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मे बी बाय, डिबेंचर्स का रिडेम्पशन कैसे हो सकता है? तो भाई डिबेंचर के रिडेम्पशन के तमाम सारे तरीके हैं। पहला तरीका, ओपन मार्केट में डिबेंचर्स को खरीद लो। चेंजिंग इन आहरों में परिवर्तन, ये क्या तरीका है? अगला, चेंजिंग इन डिबेंचर, डिबेंचर्स में परिवर्तन करो। तो ये भी तरीका होता है डिबेंचर्स को रिडीम करने का। जनरली क्या तरीका है भाई? ओपन मार्केट से आप डिबेंचर्स को खरीद सकते हैं, बाई बैक, सीधी सीधी बात, परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। या फिर आप डिबेंचर का रिडेम्पशन करना चाहते हैं तो सीधे सीधे कैश लौटा दो उनको। कैश कैसे लौटाओगे भाई? आपने कोई तो खाता बनाया होगा डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। और वो जो पैसा है ना उसको आप यूज करिए और उससे आप कैश में पूरा लौटा दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड इन, जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है, अच्छा वो मिलता किसको है? डिबेंचर होल्डर को। देता कौन है? कंपनी देती है। अब कंपनी दे रही है तो कंपनी के लिए क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ, खर्चा हुआ। उसको हम कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कंपनी के खर्चे कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक्सपेंसेस सारे डेबिट साइड में जाते हैं, इनकम सारे क्रेडिट साइड में जाते हैं, क्योंकि एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कैलकुलेटेड ऑन, डिबेंचर पर जो ब्याज है उसकी गणना कैसे की जाती है? तो डिबेंचर पर जो ब्याज होता है उसकी गणना की जाती है फेस वैल्यू पे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। गलती से कभी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को आप मार्केट वैल्यू पे या प्रीमियम वैल्यू पे कैलकुलेट मत करिएगा। किस पे कैलकुलेट होगा? फेस वैल्यू पे होगा। तो इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, X Limited issued 1,07% debentures at 6% discount. The debentures are to be redeemed in installment of 20,000 every year. Amount of discount transferred to profit and loss account in first year will be. ध्यान से समझिएगा, कंपनी ने क्या किया है, 1,00,000 डिबेंचर्स जो 7% के डिबेंचर्स हैं उनको जारी किया है 6% के डिस्काउंट पे। अच्छा 1,00,000 रुपए के डिबेंचर्स हैं, 1,00,000 संख्या नहीं, 1,00,000 रुपए के डिबेंचर्स हैं। The debentures are to be redeemed in installment of 20,000, 20,000 रुपए हर साल कंपनी को लौटाने हैं। मतलब हमने 1,00,000 रुपया डिबेंचर जारी करके मंगाया, इसमें से 20,000 रुपए अब हमको हर साल लौटाने हैं, इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में हम पैसा लौटा रहे हैं। अब पूछा गया कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्स्ट ईयर में वो कितना होगा? लगभग कितना होगा? निकाल लो। 1,00,000 रुपया है, ठीक है, हमको कितने सालों में लौटाने हैं इसको? तो भाई 20,000 रुपया एक साल में लौटा रहे हैं और 1,00,000 रुपया है, यानी 1,00,000 बटा 20,000 कितना बार? 5 ईयर में हम लौटा देंगे, 5 साल में हम लौटा देंगे। अब ध्यान से समझिएगा, कितने परसेंट का डिस्काउंट है? 6% का डिस्काउंट है। डिबेंचर जब हमने इशू किया था बाबू तो 6% के डिस्काउंट पे इशू किया था, मतलब 1,00,000 रुपया का हमने डिबेंचर इशू किया है, लेकिन मिला कितना होगा हमें? हमको मिला केवल 94,000 ही होगा। इस 94,000 में ये जो 6,000 है, 1,00,000 में जो 6,000 है, ये 6,000 तो हमारा डिबेंचर का डिस्काउंट का पैसा है। अब इस 6,000 को हमको राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो कैसे राइट ऑफ करेंगे? कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा। 1,00,000 हमको डिबेंचर इशू करके कायदे से मंगाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हम अधिका आदमी, हम क्या किए? डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर दिए। मतलब हमने कहा कि भाई हमारा डिबेंचर तो 6% के डिस्काउंट पे इशू होगा, 1,00,000 रुपया नहीं, हम आपको डिबेंचर देंगे 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए की वैल्यू वाला, लेकिन देंगे कितने रुपए में? 94,000 रुपए में, यानी 6% का डिस्काउंट है। तो 1,00,000 का 6% कितना होगा? 1,00,000 का 6% कितना होगा? 6,000 होगा, सीधी बात। तो माइनस कर लीजिए कितना? 6,000। तो हमारे पास कितना बैलेंस आया कंपनी के पास? 94,000 एक्चुअली हमको रिसीव हुआ। अभी जो 6,000 रुपए है डिस्काउंट का, हमने ऊपर ही देखा कि जो डिस्काउंट का पैसा होगा वो कंपनी को राइट ऑफ करना पड़ेगा हर साल। और कब तक राइट ऑफ करना पड़ेगा? जब तक उस डिबेंचर की लाइफ है। तो डिबेंचर की लाइफ कितनी है भाई? 5 साल में पूरा पैसा लौटा देंगे। 1,00,000 डिबेंचर का पैसा है, 20,000 रुपए हर साल लौटा रहे हैं, तो टोटल कितने साल लगेंगे? टोटल 5 साल लगेंगे, 5 साल में पूरा पैसा लौटा देंगे। अब देखिए 6,000 रुपए डिस्काउंट का है, 6,000 रुपए में हम हर साल
कितना लौटाएंगे यही पूछा गया, पहले साल कितना लौटाएंगे, मतलब नॉर्मली यही होता है कि जितना पहले साल लौटाएंगे ना उतना ही बाकी के सालों में भी लौटाएंगे। तो पहले साल कितना लौटाएंगे, 6000 को 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 5 साल में हमको लौटाना है पूरा पैसा, तो कितना निकल जाएगा 1200। दिस 1200 इज योर वो पैसा जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम पे। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं? अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो रिवाइंड करके देख लेगा, कुछ नहीं करना है। 6000 रुपए का डिस्काउंट था, बस इतना समझो। 6000 रुपए का डिस्काउंट हमें 5 साल में राइट ऑफ करना था, क्योंकि 5 साल में हमारा पूरा डिबेंचर का पैसा वापस होने वाला था। तो 5 साल में अगर पूरा वापस करना है तो पहले साल कितना वापस करना है, ये क्वेश्चन था। तो 6000 को 5 से डिवाइड करो तो पहले साल में कितना वापस करना निकल जाएगा, दैट इज 1200। अगला क्वेश्चन। हमको लगता है ना बीकॉम वाले न्यूमेरिकल से बड़ा डरते हैं। न्यूमेरिकल जैसे ही है क्वेश्चन में, सर न्यूमेरिकल तो नहीं आता क्वेश्चन में, सर न्यूमेरिकल आप पढ़ा रहे हैं। बाबू न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है, और आया है एग्जाम में, ठीक है, तो इसीलिए मैं करा रहा हूँ। बाकी अगर आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हैं तो न्यूमेरिकल्स की संभावनाएं थोड़ी कम होती हैं, मतलब आएगा न्यूमेरिकल, डेफिनेटली आएगा, अगर सिलेबस में है तो आ ही सकता है, 2 3 4 5 क्वेश्चन आएगा। लेकिन अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो बड़े न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आपका पेपर एमसीक्यू पैटर्न पे होता तो एमसीक्यू यही आएगा, इतने छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स ही होंगे, बट वो ट्रिकी होंगे, कंसेप्चुअल होंगे, उसमें थोड़ी कंसेप्चुअल क्लियरिटी की आवश्यकता होगी। चलिए, डिबेंचर्स कैन बी इशूड, डिबेंचर्स जारी किए जा सकते हैं फॉर कैश कंसिडरेशन, फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन, या ईदर फॉर कैश और फॉर अदर देन कैश और फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी। भाई मैंने आपको बताया डिबेंचर कैश के लिए भी जारी कर सकते हैं आप, डिबेंचर अदर देन कैश के लिए भी जारी कर सकते हैं, मतलब आपने किसी इंसान से एसेट खरीदा, आपने किसी इंसान से गुड्स खरीदा, तो हो सकता है आप एज अ कंपनी उस इंसान को डिबेंचर जारी कर दें। तो डिबेंचर आप कैश, डिबेंचर इशू करके आप कैश भी ले सकते हैं, पब्लिक से जनरली क्या लेते हैं, डिबेंचर जारी किया, कैश लिया। वेंडर से एसेट खरीदा, डिबेंचर जारी किया, बदले में क्या लिया, एसेट लिया। तो यहाँ पे कंसीडरेशन कैश नहीं, यहाँ पे कंसीडरेशन तो एसेट हो गया। यहाँ पे जो हमें बदले में मिल रही है वो कैश नहीं मिल रही है, एसेट मिल रहा है। एक चीज और होता है, डिबेंचर को हम कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में भी रख सकते हैं। जब हम बैंक लोन लेने जाते हैं तो बैंक एक रखती है प्राइमरी सिक्योरिटी, और कहती है बैंक कि भाई तुम कंपनी हो, तुम्हें एक कोलेटरल सिक्योरिटी भी रखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डिबेंचर को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक में रख सकते हैं। हालांकि बैंक को उस पर इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता, बस वो बैंक रखी रहती है और फिर वो वापस कर देगी जब आप लोन रीपे कर देंगे तब। अगला, सिंकिंग फंड कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ, सिंकिंग फंड किससे बनाया जा सकता है, तो सिंकिंग फंड कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। याद रखिएगा, सिंकिंग फंड कैपिटल प्रॉफिट से नहीं बनता है, राजस्व लाभ से बनता है, ये रेवेन्यू प्रॉफिट से बनता है। अगला, व्हेन ऑन डिबेंचर्स आर कैंसिल्ड एनी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन इज ट्रांसफर टू, जब हम अपना खुद का डिबेंचर कैंसिल कर लेते हैं और डिबेंचर कैंसिल करने पे हमें कोई प्रॉफिट होता है तो उसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो डिबेंचर कैंसिल करने पे हमें जो प्रॉफिट होगा उसे हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में यानी डीआरआर में ट्रांसफर करेंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व यानी डीआरआर में ट्रांसफर करेंगे। अगला, डिबेंचर विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी आर कॉल्ड, ध्यान से, डिबेंचर विच कैन नॉट बी, ऐसे डिबेंचर्स जो हम डिलीवरी से ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे डिबेंचर्स जिसे हमें ट्रांसफर करने के लिए बढ़िया से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसे हमें ट्रांसफर करने के लिए कंपनी के साथ एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जिसमें अगर हम डिबेंचर खरीदेंगे तो कंपनी के इंडेक्स ऑफ डिबेंचर होल्डर में मेरा नाम जाएगा, कंपनी के द्वारा इशू किए गए डिबेंचर सर्टिफिकेट में भी मेरा नाम जाएगा। तो पूछा यही गया कि कौन सा ऐसा डिबेंचर है जो मेयर डिलीवरी से ट्रांसफर नहीं हो सकता, ट्रांसफर करने के लिए प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ेगा, वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर। याद रखिएगा, कैन नॉट पूछा है, कौन सा ट्रांसफर नहीं हो सकता है, तो रजिस्टर्ड डिबेंचर यानी पंजीकृत डिबेंचर नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन किसी मतलब का नहीं, 33। अगला 34, अ कंपनी डैश इट्स ओन डिबेंचर, कंपनी क्या कर सकती है, अपने डिबेंचर्स को बाई बैक कर सकती है, रीबाई, वही बाई बैक कर सकती है। कंपनी चाहे तो अपने डिबेंचर्स को परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, क्या तरीका है, वही ना, डिबेंचर को खरीदने का ही तरीका है, चाहे तो कंपनी खरीद सकती है, अपने डिबेंचर्स को खुद ही खरीद सकती है, बिल्कुल खरीद सकती है। अगला क्वेश्चन है, इफ डिबेंचर्स ऑफ 1000 परचेज्ड फॉर 1020, ठीक है, तो इसका आंसर समझ लीजिएगा क्वेश्चन को। डिबेंचर्स हैं 1000 रुपए के, हमने परचेज किए हैं, 1000 के डिबेंचर्स हैं, हमने परचेज किए 1020 रुपए में। बाय द इशूइंग ऑफ कंपनी द डिफरेंस ऑफ ₹20 विल बी अज्यूम टू बी,
ध्यान से समझिएगा, 1000 रुपये का डिबेंचर था, हमने उसको खरीदा 1020 रुपये में, तो जो 20 रुपये हमने एक्स्ट्रा दिए वो क्या है? दिस इज कॉल्ड लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये डिबेंचर के मोचन पर हानि है, ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आपके एग्जाम्स अब भाई समय नहीं है अब, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। बाकी ये क्वेश्चन सारे सारथी में अपलोड कर दिए गए। जो बच्चा अभी तक सारथी नहीं ज्वाइन किया है, अगर उसको इच्छा है सारथी ज्वाइन करने की तो भाई कर लो सारथी ज्वाइन, क्योंकि सारे पीडीएफ्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। अब सारे सॉल्व तो मैं नहीं करा सकता हूँ, ऑलरेडी मैंने सारथी में काफ़ी सारे पीडीएफ सॉल्व कराए हैं, उसको देख लीजिएगा सारथी के स्टूडेंट्स। बाकी जो नॉन सारथी के स्टूडेंट्स हैं वो पीवाईक्यू का वीडियो देख लेंगे, कल वाला वीडियो देख लेंगे, आज वाला वीडियो देख लेंगे, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कम से कम 35-40 क्वेश्चन तो आपके आ ही जाएंगे। बाकी सारथी वाले टॉप करने वाले हैं, उसका 50-50 क्वेश्चन आने वाला है, जैसे हर बार होता है वैसे इस बार भी होने वाला है। तो दैट्स इट। अगर अभी भी कोई सारथी ज्वाइन करना चाहता है तो गुरुकुल 30 का अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल सकता है। इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन, बाकी आप पे डिपेंड करता है। दैट्स इट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपकी आंसर की क्लास जब शेड्यूल होगी आपको बता दिया जाएगा, तो आंसर की क्लास में सभी लोग लाइव जुड़ने की कोशिश करेंगे।